आयुर्वेद के पास में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं जो कि उनको खुद नहीं पता। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एक एलोपैथी के प्रोसेस में हम्म। कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर में। जी। हम्म। कीमोथेरेपी पहले व्यक्ति को कैसे पता चला, मतलब दैव व्यपाश्रय फंडामेंटल साइंस है कि पहले व्यक्ति को कैसे पता चला कि कीमोथेरेपी में कोबरा पॉइजन दिया जाएगा। कीमोथेरेपी कोबरा पॉइजन होता है, ये तो सभी को क्लैरिटी है। आपको हम्म। पता है नहीं जी। पता मतलब कुछ। नो। ओनली कीमोथेरेपी केमोथेरेपी में पता है। कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन जाती है वो कोबरा पॉइजन होता है, इन अ वेरी वेरी माइल्ड फॉर्म, सो दैट कि पेशेंट के सिम्टम्स में जो क्रोनिकसिटी इसके अंदर होती है, क्या कहते हैं, कैंसर सेल्स के अंदर, वो उसको हम्म। किल कर देता है। जी। तो ये पता कैसे चला उनको पहली बार कि कीमोथेरेपी से पेशेंट ठीक होगा? हम्म। एंड द मिसयूज इज ऑल्सो मैक्सिमम। मतलब मेरे शरीर को मैक्सिमम लेट से 4 कीमोथेरेपी मैं झेल सकता हूँ, 5वीं नहीं झेल सकता, क्योंकि कोबरा पॉइजन होता है ना, शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी जितनी बर्दाश्त कर सकते हैं उसी के तौर पर होगा। बट वही चीज जब मेरे सिस्टम में जाती है, सो एक व्यक्ति सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने के लिए मल्टीपल कीमोथेरेपीज कराता है हम्म। जी। ताकि वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक सके। तो जब मैंने ये पूरा प्रोसेस देखा और आयुर्वेदा के सिद्धांत को देखा, तो आयुर्वेदा में एक चीज है पंच निदान। सो पंच निदान इज हम्म। प्राइमरली, पहले वो व्हाट्सएप खोल लो आपका। अब ये यहाँ पर लिखा है, ये पंच निदान में 5 चीजें होती हैं, जिसमें कि निदान मतलब हम कॉज रिलेटेड टर्म के बारे में कहते हैं। हम्म। तो आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, रूट कॉज ऑफ द डिजीज, ये पहला पार्ट हो गया। अब जब हम इस पहले पार्ट को लेकर चलते हैं तो आयुर्वेद जो है वो क्या कहता है? वात, काम, कफ, लोभ, क्रोध, पित्त। सो वात का रीजन काम के कामनाओं वाले थॉट, कफ का रीजन लोभ वाले थॉट, और पित्त का रीजन क्रोध वाले थॉट्स। अब कामना जो है वो डिजायर के तौर पे यूज हो गया टर्म, लोभ जो है वो होल्डिंग द डिजायर हो गया, और क्रोध जो है वो इनकम्प्लीट डिजायर हो गया। अब इसके अंदर मैंने चौथा फैक्टर जोड़ दिया विच इज कब्ज। हम्म। और कब्ज का रीजन हो गया भय। भय। हम्म। तो अब वात, कफ, पित्त और कब्ज, तो जब ये कब्ज। हम्म। चौथा इंग्रेडिएंट जब हम लेकर चलते हैं जिसका फंडामेंटल थॉट जो है भय है, तो मेरा जी। फियर, जी। अब ये फियर और ये इनकम्प्लीट डिजायर, ये दोनों मर्ज हो गए। ठीक है जी। हम्म। तो जब आप हम्म। कभी कोई कैंसर पेशेंट देखेंगे, उसके अंदर ये दो एट्रीब्यूट आपको बहुत ज्यादा लगेंगे। हम्म। अब स्ट्रक्चर में
जब हम इनकम्प्लीट डिजायर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसका जो पैशन था उस डिजायर को होल्ड करने का, वो भी अच्छा खासा होगा। हम्म। भाई जी। इनकम्प्लीट डिजायर पे मुझे गुस्सा आया, लेकिन उससे पहले जो है मैं उस पूरे डिजायर को बहुत पैशनेटली होल्ड करके चल रहा था। हम्म। तो जब मैं उसको बहुत पैशनेटली होल्ड कर रहा था, दैट मीन्स कि मेरे पास डिजायर ऑलरेडी मौजूद थी। जी। तो हम्म। मेरे पास वात, कफ, पित्त और कब्ज। वात पित्त कफ जो होता है उससे होता है सन्निपात। सन्निपात होता है सडन ब्रेकेज। पैरालिसिस स्ट्रोक होता है ना, उसको जी। सन्निपात कहते हैं। ठीक है जी। हम्म। तो मेरे को न्यूरल लेवल पर एक सडन ब्रेकेज हुआ, एंड एज अ रिजल्ट बॉडी जो है, क्योंकि मैंने किसी एक चीज पर इतनी ज्यादा एनर्जी लगा दी इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, एक्सट्रीम थॉट्स, और फिर वो इनकम्प्लीट हो गए। हम्म। जब इनकम्प्लीट हुए, उस सारे प्रोसेस में मेरा फियर जनरेट हुआ। अब यहाँ पे फियर क्यों जनरेट हो रहा है? फियर इसलिए जनरेट हो रहा है बिकॉज मैंने जिस डिजायर को होल्ड करके बैठा था, जी। तो उस डिजायर के इनकम्प्लीट होने पर मैंने सोचा कि ये मेरी डिजायर पूरी हो जाएगी। मैंने उसी हिसाब से ताने बाने बुन लिए। मतलब इसको ऐसे मानिए कि मैंने ये सोचा कि मेरे पास कहीं से बहुत सारा पैसा आएगा, और वो निकट भविष्य में आएगा। लेट सपोज 2026 में मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो मैंने क्या करा, 2024 से अपने खर्चे बढ़ा लिए, और उन खर्चों को पूरा करने के लिए उधार ले लिया, चाहे बैंक से लिया चाहे इंडिविजुअल से। ठीक है, ये मेरा लोभ हो गया। मैंने हम्म। इस बात का वेट नहीं करा कि मेरे पास पैसा 2026 में आएगा। मैंने कहा आज लोन ले लो, कल तो मैं चुका ही दूंगा। अब वो जी। सोर्स से पैसा नहीं आया, इनकम्प्लीट डिजायर। अब जहां मैंने अपने सोर्सेज के बियॉन्ड जाकर पैसा उठाया, उन लोगों के तकादे आने शुरू हो गए। जो बैंक वाले थे उन्होंने कहा अच्छा हम तुम्हारा घर गिरवी रखा हुआ है, घर उठा देंगे। जो प्राइवेट वाले थे वो बोले तेरे को गोली मार देंगे अगर पैसा नहीं दिया तो, तेरे बच्चे को उठा लेंगे। अब ये भय क्रिएट हो गया पूरे सिस्टम में। और मैंने हम्म। अपने लोभ और लालच की वजह से अपने खर्चे उन चीजों के लिए बढ़ा लिए जो मेरे किसी काम के नहीं थे। जी। अरे गाड़ी अच्छी वाली लेनी चाहिए, एकदम से लग्जरी कार के बारे में बात करनी शुरू कर दी। अब क्योंकि आपके पास असेट होता है, तो बैंक और बाकी इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे देते हैं। पर उस गाड़ी की आपको आवश्यकता थी या नहीं थी, और उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी है या नहीं है। भाई एक सिचुएशन हो कि भाई अब बैंक का लोन है कि भाई ये वाली गाड़ी है आप ले जाओ, बात खत्म, मैं नहीं इसको रख सकता। और गाड़ी को जैसे ही बेचा उसको उतने पैसे मिल गए, और वो पैसे से उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो अब ये भय का स्ट्रक्चर में समझा पाया। जी। अब जब रात दिन कोई धमकी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप भय में जीवन जी रहे हो, कहीं फ्रीली जा नहीं सकते। हर तरफ ऐसा लगता है कोई गाड़ी रुकी या किसी गाड़ी ने बहुत तेजी से ब्रेक मारे, आपको लगा कोई आ गया मुझे मारने के लिए। ऐसे करके इन एंड अराउंड यू देर इज ए डोमेन ऑफ फियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट डोमेन ऑफ फियर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब ये कॉन्स्टिपेशन और ये कफ, इन दोनों के बीच में कीटाणु एक्सचेंज हो जाते हैं। जी। ठीक है जी। अब ये जो हम्म। क्रोध मैंने करा, इसकी वजह से मेरा लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हम्म। मेरे प्रत्येक लिम्फ नोड्स में जो एबिलिटी जी। थी कि मैं हम्म। जो भी डिजीज और इन्फेक्शन जो है उसको किल कर दूं। ऐसे। अब हम्म। इसको आप ऐसे मानिए कि जैसे वो आता है ना, मच्छर भगाने के लिए एक मैसेज आता है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, बारिश के पानी में मच्छर जो है वो ब्रीडिंग करते हैं। ऐसे करके नहीं मैसेजेस हम्म। आते हैं, इंडिया में बहुत कॉमन हम्म। मैसेजेस हैं।
तो ये जो वाटर बॉडी जो है, इस वाटर बॉडी के अंदर दोनों चीजें होती हैं। इट एक्ट्स एज ए ब्रीडिंग सेंटर। तो जो भी मेरे पास एग डालेगा, मैं उसको ब्रीड करूंगा और वो सेलुलर रिप्रोडक्शन हो जाएगा। हम्म। जी। यहां से सेलुलर रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब जब मैंने ये प्रोसेस करा सेलुलर रिप्रोडक्शन का, ये हुआ किसमें? मेरी वाटर बॉडी के अंदर हुआ, ना स्काई में हुआ, ना एयर में हुआ, ना फायर में हुआ। हम्म। सिर्फ वाटर बॉडी के अंदर हुआ। और वाटर बॉडी के अंदर दूसरा पार्ट क्या होता था? जो डेड सेल होता था फॉर्म। वो डेड सेल जो है वो शरीर से इसी वाटर बॉडी के थ्रू मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में चला जाता था। हम्म। ऐसे करके मेरा प्रोसेस चल रहा था और बड़ा स्टेबल प्रोसेस था, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं थी। सडनली, बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ फियर, मैंने अपने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। एज अ रिजल्ट मेरे लिम्फेटिक सिस्टम की इंटेलिजेंस ही इफेक्ट हो गई। जी। जब मेरे लिम्फेटिक सिस्टम की इंटेलिजेंस इम्पैक्ट हुई, तो जिसको बाहर फेंकना था उसको अंदर रोक लिया। जिसकी ब्रीडिंग करनी थी उसकी बजाय किसी और चीज की ब्रीडिंग हो गई। हम्म। और ये कभी भी एक दिन या एक बार में नहीं होता। इट नीड्स ए कांस्टेंट ऑफ टाइम। और ये कांस्टेंट ऑफ टाइम कितनी देर काम करता है? ये तब तक काम करता है जब तक कि आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय ना हो जाए। हम्म। अगर आपका इम्यून सिस्टम जरा सा भी मजबूत है, तो ये पूरा प्रोसेस, कितना भी आप गुस्सा करो, कितना भी कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ भी हो, ये डिस्टर्ब नहीं होता। हम्म। ये हम्म। नॉर्मल ब्रीडिंग करता है, नॉर्मली सारी चीजें करता है। बट जब मैंने हम्म। अपने किसी भी एक्शन से अपने इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया, हम्म। जी। तब इसको जगह मिल जाती है। कफ में जो कीटाणु होते हैं, कब्ज हम्म। में जो कीटाणु होते हैं, वो दोनों का इंटरचेंज वाटर बॉडी की डोमेन में हो जाता है। एज अ रिजल्ट मैं कीटाणुओं की तो ब्रीडिंग शुरू कर देता हूं। और जो हम्म। मेरे एक्चुअल डिस्पोजिशंस होते हैं उसको मैं होल्ड करना शुरू कर देता हूं। मतलब जिसको मुझे निकाल कर बाहर करना था। हम्म। मैं मेरी जी। बात समझा पाया? जी। अब लिम्फेटिक सिस्टम को जब हम जितने ध्यान से पढ़ते हैं, उतने ध्यान से हमें चीजों के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। ये लिम्फ नोड्स क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ये हमारे यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अगर आप किसी भी एमडी या डीएम डॉक्टर से बात करेंगे जो लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर ये रिसर्च कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि लिम्फ नोड्स की फॉर्मेशन होती क्यों है। हम्म। इसलिए जब आप लिम्फेटिक सिस्टम की एक से बारीक इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाएंगे, तो आपको ये सारी क्लैरिटी अपने आप हो जाएगी। और जी। ये वो डोमेन है जिसमें कि हम्म। एलोपैथिक सिस्टम कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी फिलॉसफी में लिम्फेटिक सिस्टम का रोल ही लिमिटेड है। हमारे यहाँ तो उसको नारायण कहते हैं, कल हमने डिस्कस करा था ना हम्म। कि भाई ये जी। नारायण है, जल के भीतर जो जीवन को धारण हम्म। कर रहा है उसको नारायण कहते हैं। जी। एक सेकेंड।
तो हम उसको नारायण कहते हैं। तो जब हम उसको नारायण कहते हैं, इसका मतलब जल के भीतर जो जीवन को धारण करता है। दुर्गा सप्तशती चैप्टर 1 मधु कैटभ वध, उसमें पूरा जो है लिखा है जी। वो पार्ट दे रखा है। तो मैंने जब उसको स्टडी करा हम्म। तो मुझे वो सबकी रेलेवेंस समझ में आई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज नौ धातु। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। जी।
सॉरी मैम, कॉल आ गया था। जी सो जी अब यहाँ पर आ जाते हैं एसेंशियल डिजाइन के ऊपर। एसेंशियल डिजाइन क्या कहता है? मेरे शरीर के जी भीतर 9 धातुओं की रचना कैसे हो रही है। तो मेरे शरीर में भोजन जो है, वो भोजन रस में कन्वर्ट हो जाता है। रस जो है वो रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां से पूरी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। हम्म ट्विस्ट क्या आ रहा है? रस का जो स्ट्रक्चर था, मेरी हम्म बॉडी में एक जूस फॉर्मेशन होती है। अब इसमें अगर मैं ऐसा लेकर चलूं कि मैं ऑरेंज जूस पी रहा हूं या मौसमी जूस पी रहा हूं या नारियल पानी पी रहा हूं या इन सबका मिक्सचर पी रहा हूं, हम्म ये जितने भी मिक्सचर हैं ये कन्वर्ट हो गए रक्त में। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। ये रक्त में कन्वर्ट हो गए। इस प्रोसेस में चेंज क्या हुआ? वाटर एलिमेंट टू फायर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट टू फायर एलिमेंट, ओके। और कोई चेंज? The nutrition also, the blood must have ओके, moved. मैं मेरा पॉइंट समझा देता हूं ताकि मैं उस बात को कह जी। सकूं। ये जो जूस जो था, ये नेचर में जो मिलता था ये वो था। यहां पर ये हम्म कन्वर्जन हुआ, और कन्वर्जन होने पर पैनक्रियाज, स्प्लीन, इन्होंने जो है इस जूस को ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। और ये ब्लड जो था, ये ऐसा मान लीजिए जैसे कि लिक्विड बैटरी हो कोई, जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स, हेड रीजन और बिलो हेड रीजन, इसमें सारे ऑर्गन्स को, सेल्स को, न्यूरॉन्स को, इन इस केवल इस ब्लड से एनर्जी मिलती थी। हम्म जी। यानी मैंने यहां पर वाटर टू फायर नहीं करा, मैंने इसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। अब यहां पर स्ट्रक्चर के अंदर एक हिडन पार्ट था। वो हिडन पार्ट क्या था? कि मैं कुछ भी खाऊं, मतलब मैं ऑरेंज जूस पीऊं या नारियल पानी पीऊं या कुछ भी हूं, बनेगा ब्लड ही, वो भी रेड। मैं मेरी जी। बात समझा पाया? हम्म यहां पर बनेगा सिर्फ ब्लड। और वो ब्लड जो है वो मेरे पूरे शरीर में जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, वो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जाइजिंग। जी। मेरे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा जो है वो देता है शरीर के अंदर, और वहां से कांस्टेंट सर्कुलेशन में रहता है। अब मोटर चालू हो गई, मोटर में ब्लड गया 2.5 लीटर, और वो मेरी सारी वेन्स और वेन्स के थ्रू जो जितनी भी सब्सिडरी थी, जैसे कि शिरा या स्नायु या जो भी तरीके के तौर पे था, वो उन सब जगह जा रहा था। जब जा रहा था तो वो उस सेल को एनर्जी देता, सेल अपने टॉक्सिन देता, एक्सचेंज होता, और सर्कुलेशन होता जाता। अब इस बीच में लिवर की एंट्री हुई। उसने कहा भाई ये एक साइकिल में जितने भी टॉक्सिन जनरेट हुए, इसको मैं फिल्टर आउट कर लेता हूं। किडनी में गया तो किडनी ने अपना रोल प्ले कर दिया। पेनक्रियाज के पास आया, पेनक्रियाज, ऐसे करके इंटरनली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। और वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जूस से रक्त का था। मैं जी। मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म अब यहां पर क्वेश्चन मार्क शुरू हुआ। जब मैंने इस क्वेश्चन मार्क को देखा, तो मैंने कहा ये बड़ा यूनिक सा लग रहा है। सडनली मुझे दुर्गा सप्तशती, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं दुर्गा सप्तशती को चेक करता हूँ। सडनली मुझे समझ में आया कि दुर्गा सप्तशती के अंदर एक टर्म है रक्त बीज, जी। और वो एक असुर था। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ?
अब जी। यहां पर कोई खेल हुआ जो किस बात से कनेक्टेड था? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन से। क्योंकि रक्त बीज की एक बूंद हजारों वो हम्म। पैदा कर देती थी, जी। तो उसकी एक बूंद कहीं भी गिरती थी वो, यानी उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हिडन रूप में सेल्युलर रिप्रोडक्शन से था। हम्म। जी। अब ये सेल्युलर रिप्रोडक्शन जो है, इस पार्ट को जब हम देखते हैं और फिर हम ब्लड कैंसर को जब स्टडी करते हैं, तब हमारे को धीरे धीरे लिम्फेटिक सिस्टम और कैंसर की गुत्थी सूझती हुई दिखती है। अब इसको अपने बैकग्राउंड में रख लीजिए, जितना पार्ट मैंने शेयर करा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी पर, कि ये जो एलोपैथी प्रोसेस है, ये पूरे सिस्टम में हमारे साथ में एक बीमारी का सॉल्यूशन ही क्यों नहीं दे पा रहा? हम्म। सो पंच निदान में मेरे पास पहला पार्ट था रूट कॉज, दूसरा पार्ट था पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब है सिम्टम्स, recognizing early warning symptoms or symptoms that may indicate a disease or condition is vital for timely intervention। यानी कि कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा कांस्टेंट, कुछ ना कुछ हम्म। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड मेडिसिन रेगुलर लेनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम होगी। ये ये पूर्व रूप हो गया। उसके बाद जी। एक्सेसिव कफ प्रॉब्लम्स। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। एक्सेसिव फार्टिंग, वायु दोष। एक्स एक्सेसिव डिजायर्स। बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देना। अरे कितने पैसे देने हैं? बोले 50 लाख देने हैं। हाँ ठीक है, दे देंगे, डोंट वरी। अब इसको ध्यान करिए, एक पिक्चर आई थी जिसमें वो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और वो था परेश रावल, हेरा फेरी। हम्म। तो उसमें याद है, एक वो व्यक्ति जो था वो गरीब सा था, उसके पास एक टूटा फूटा घर था, और उसके पास जो है कोई ऐसा नहीं था, शाम को दारू पी और खत्म कहानी। फिर उसको पता चला कि उसको एकदम से कहीं से 2-5 लाख 10 लाख रुपए मिलेंगे। बोला भाई सबसे पहले तो मैं जी। सबका कर्जा चुका दूंगा। नाउ द हम्म। ऑनसेट ऑफ डिजायर स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। पहला पार्ट हो गया। हम्म। द मोमेंट ऑनसेट ऑफ डिजायर शुरू हुआ, डिजायर के बाद अरे भाई एक काम करो, यहाँ पर ना एक पानी की टंकी लगा दो और उसी में शराब भर दिया करो, मैं तो अपना नल से निकालूंगा और पीता रहूंगा, मैं तो पानी ही पीना बंद कर दूंगा। होल्डिंग द हम्म। डिजायर। जी। उसके बाद तीसरा स्टेप, सबको बुला लिया। भाई क्यों भाई, तुम पहले अपना अपना हिसाब बता दो कितना है, बाद में मुझे मच नहीं चाहिए। तो वो सबसे हम्म। मुझे किसको कितना देना है वो सबकी लिस्ट ले रहा है। हम्म। हम्म। अब बेस्ड ऑन दी होल्डिंग द डिजायर, सडनली जो है पता चला कि वो पैसा नहीं मिलेगा। अब युद्ध शुरू हो गए, गुस्सा, ये ऐसा है, ये चोर है, ये बेईमान है, वो सारी कॉम्प्लिकेशन वहां पर आ गई। तो तीसरा हम्म। पार्ट आ गया इनकम्प्लीट डिजायर। अब जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या आ रहा है? वो सारे जने बड़े उदास हैं, क्योंकि डिजायर कंप्लीट नहीं हो रही, एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ये आपकी थॉट डोमेन हो गई। इस थॉट डोमेन को आप जब ऑब्जर्व करेंगे, आप कहेंगे ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब ये प्रोड्रोमल सिम्टम्स हो गए। जी। सारी की सारी चीजें हो रही हैं। अब आ गए सिम्टम्स।
अब यहाँ पर सिम्टम्स में क्या है, हर चीज के एक्सेसिव होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल वात रोग हुआ तो स्किन जो है उसकी हार्डनिंग हो गई, फ्रीक्वेंट स्किन डिजीजेस होने लगी, स्किन के ऊपर फ्रीक्वेंट कट्स होने लगे, ब्रूजेस होने लगी, आते जाते पता नहीं एकदम से खरोंचे आनी शुरू हो गई, पता ही नहीं कैसे लग रही हैं, आप गिरना शुरू हो गए, कभी इधर गिर गए कभी उधर गिर गए। ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स कहां पर होंगे, स्किन के ऊपर सबसे पहले। मैं मेरी बात जी। समझा पाया? अब ये जी। सारी की सारी चीजें स्किन के लेवल पर हुई। अब दूसरा पार्ट, ये एयर एलिमेंट की डिस्टरबेंस से हो गया, फिर वाटर एलिमेंट की डिस्टरबेंस है। अब क्या है, मुझे एक्सेसिव कफ की प्रॉब्लम हो गई, खांसी आने लगी, खांसी के बाद में जो है वो मुझे बोलते बोलते जो है मेरी जीभ कटनी शुरू हो गई। मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते मेरा कफ की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अब वो जो हम्म। सडन ऑब्स्ट्रक्शन आया उसने क्या करा, मेरे जीभ पे कट्स लगने शुरू हो गए, दांत के नीचे जीभ आया ना, हम्म। और उसमें फिर हम्म। मतलब टंग के अराउंड ब्लड लॉस होता है वो। हम्म। ठीक है, फिर आप जी। कुछ ना कुछ चीनी वगैरह खाते हो, फिर उसके बाद में अब ये वाली चीजें शुरू होने लगी। अब जब ये जीभ कटना जिसको कहते हैं, ये जब सिम्टम हुआ शुरू, तो नेक्स्ट सिम्टम क्या आया, फायर, पित्त के रोग, गॉल स्टोन, और सीवियर एसिडिटी, मिर्च ना खा पाना, जरा से भी मिर्च हो गई तो उस व्यक्ति को तुरंत प्रॉब्लम होगी। ये सारे के सारे डायरेक्ट सिम्टम इन, एंड अबव ऑल अ वेरी डिस्टर्ब्ड बाउल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है जी। स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं, मतलब कोई चोट लगी, कोई एक्जिमा बना, उसका हम्म। निशान डीप निशान के तौर पे रह जाएगा। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। पूरे शरीर पे तिल की ऑनसेट बढ़ जाएगी, तिल या मस्से जो हैं वो हम्म। ऐसे करके वो दिखने शुरू हो जाएंगे शरीर के ऊपर। तो हम्म। ये फर्स्ट लेवल होता है डिस्टरबेंस का, ये फोर्थ लेवल होता है। इस बीच में ये कैंसर सिस्टम्स जो हैं, जी। जिस बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करते हैं हम्म। उसकी फंक्शनिंग की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। अब अगर लंग्स में डिसऑर्डर बढ़ गया, कफ हम्म। बढ़ गया, तो पैरालिसिस स्ट्रोक भी हो सकता है। ये सारे के सारे मेरे सिम्टोमेटिकली डिजीज के फंक्शन के तौर पे शुरू हो जाएंगे। जी। अब आते हैं पैथोजेनेसिस, एनालाइजिंग द डिजीज प्रोसेस एंड प्रोग्रेशन enables the practitioner to identify potential complication and develop effective treatment strategies। तो अब आप आ हम्म। गए पैथोजेनेसिस पे कि भाई ये बताओ, ये सारी की सारी कहानी जो है इसका रूट कॉज क्या है, दी थॉट, इम्पैक्ट कहां पर हो रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम में। अब आयुर्वेद जो है उसके जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, वो क्योंकि हम्म। बीएमएस फ्रेटर्निटी है, दे आर नॉट एबल टू इवेलुएट कि थॉट का रोल क्या है। आयुर्वेद में तीन प्रोसेस होते हैं, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा।
दैव विपाश्रय चिकित्सा में आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका कौन सा मेडिसिन का बेस बैठेगा। अब कैंसर में सबसे ज्यादा हीरे की भस्म दी जाती है, और थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो विष चिकित्सा के तौर पे यूज करी जाती हैं, बट बहुत मिनिमलिस्टिक। प्रिंसिपली किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए हीरे की भस्म दी जाती है। उसकी एक बहुत ही मेजर्ड सी क्वालिटी इसके। तो हीरा क्या होता है, आपको याद होगा कि बड़ी सारी पिक्चरों में ऐसे दिखाते थे कि वो हीरोइन ने जो है वो हीरा निकल लिया और वो मर जाती है उसके तौर पे। तो इट वाज अ एक्यूट फॉर्म ऑफ कार्बन विच हम्म इन अ वे उसकी एजेस की इतनी शार्पनेस होती है कि जब वो अंदर जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो सारे में हम्म कट कर देता है। इस रूट हम्म कॉज से पॉइजन का बेसिस जो है वो कैंसर थेरेपी के अंदर एज कोबरा पॉइजन इमर्ज हुआ, और कैंसर के अंदर एक पूरा पार्ट विष चिकित्सा से, आयुर्वेद के अंदर जो विष चिकित्सा की जाती है उसके हम्म हिसाब से वो करवाया गया। भारत में सिद्धा मेडिसिन का प्रोसेस है, वो सिद्धा मेडिसिन में भी कोबरा पॉइजन ही दिया जाता है। और साउथ में जो है ये प्राइमरली किया जाता है। तमिलनाडु केरला वगैरह में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक सिद्धा फैमिली के तौर पे जाने जाते हैं, और वहां पर जो है एक प्रोसेस में कोबरा पॉइजन दिया जाता है। ये कोबरा पॉइजन का कीमोथेरेपी का जो यूज था वो जी यहां से ऑर्गेनाइज हुआ था। अब क्योंकि आयुर्वेद वाले जानते हैं कि रस को शुद्ध कैसे किया जाता है ताकि उसको शरीर के उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सके। हम्म मैं मेरी बात समझा पाया? जी एलोपैथी में कीमोथेरेपी आई ही वहां से है। इनके पास चाहे एलोपैथी हो होम्योपैथी हो, इनके पास अपने सोर्स कोड ही नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए है कि जो प्रेजेंट बीएएमएस फ्रेटर्निटी है उसे सोर्स कोड उसके सिलेबस में ही नहीं पढ़ाए जाते। जैसे दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय और सत्ववजय चिकित्सा जो है वो पता हम्म ही नहीं है कि होता क्या है। दैव विपाश्रय चिकित्सा कहती है कौन सी चीज मेडिसिन के रूप में स्वीकार की जा सकती है, उसकी लिस्ट है, हम्म पहला पार्ट। युक्ति विपाश्रय चिकित्सा है जो मेडिसिन के रूप में लिया जा रहा है उसकी टाइम हम्म ड्यूरेशन और उसकी क्वांटिटी कितनी है। सत्वावजय चिकित्सा कौन सा थॉट डिजीज कर रहा है उसका एनालिसिस। तो खाना पीना बंद कर दो किसी पेशेंट का और उसे बोलो कि भाई सोच के मुझे ये बता कि तेरे को क्या चीज परेशान कर रही है। तो एक वो कौन सा एक गाना है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। हम्म आपको कौन सा थॉट, कौन सा इमोशन डिजीज कर रहा है, दैट्स द रूट जी कॉज। इफ दैट इज द रूट कॉज तो आप सारे प्रोसेस को उसका आंसर निकाल लोगे, विच जी आंसर्स फॉर द थेरेपेटिक डायग्नोसिस। थेरेपेटिक डायग्नोसिस व्हाट? उपश्य थेरेपेटिक डायग्नोसिस which says हम्म observing the response to treatment and adjusting the approach as needed is critical in their विपाश्रय चिकित्सा। भाई पेशेंट को ये वाला कैंसर है, आपको क्या करना है, बोले जी ये तो मंत्र इतना तो बीज मंत्र लिखना है, रात को सोते समय ये गाइडेड मेडिटेशन करनी है, दिन में एक बार मंदिर जरूर जाना है। मंदिर जाएंगे तो नंगे पैर जाएंगे। अब ऑब्वियसली जब आप नंगे पैर मंदिर जाएंगे तो पत्थर वत्थर आपके पैरों में चुभेंगे ही ना। तो आप बहुत हम्म केयरफुली चलना शुरू कर दोगे, ऐसे चलोगे, इतना दबाव ही नहीं डालोगे
कि आपके पैर के हम्म, नीचे कोई चीज चुभे, तो वो जो प्रेशर सिचुएशन जो है वो नीचे से आपके पूरी बॉडी के जो 5 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं उसका एक्यूप्रेशर करना शुरू हो गया। या 5 पॉइंट कौन से? मेरे पांच, एक अंगूठा और 4 उंगलियां। ओह अच्छा, हाँ हाँ, जी। तो हम्म मैं जब अपने पंच तत्वों के तौर पे देखता हूँ अपने शरीर के, भाई मैं अपने जी। शरीर के भीतर अपने पंच तत्वों को देखता हूँ, तो ये 5 तत्व पैरों में भी तो है ना। हम्म कब कौन सा जी। पार्ट चलते चलते दबता है, कहाँ पर हम्म कोई बजरी चुभती है या सड़क पे चल रहे हैं नंगे पैर, तो ऐसे करके अब ये सारे पॉइंट्स दबने शुरू हो गए ना। जब ये जी हाँ। दबते हैं तो इनके हम्म दबने में सबसे ज्यादा जो गड्ढे वाली जगहें होती हैं हम्म उन जगहों पर दबाव पड़ना शुरू होता है। अब ये मेरा बाउल बाउल मूवमेंट जो है वो इससे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, मेरे हम्म एलिमेंटल प्रोसेस यहाँ पर दबने से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ऐसे करके हम्म मेरा पूरा पैर जो है जब जब जमीन पे चल रहा है तब हम्म तब उसमें फारा है। अब उसके बाद मैं मंदिर जी। पहुंचा, मंदिर पहुंच के हम्म मैंने जो है वो भगवान को प्रणाम करा, सर झुकाया। हम्म तो जब मैं फियर में सर झुकाऊंगा तो मुझे परेशानी होगी, भगवान बचा ले, ऐसे कर ले, ये इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। सो व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज बार्गेनिंग। अब वो बार्गेनिंग जो है वो थोड़े दिन जब रोज आप एक प्रोसेस करते हो आपको रियलाइज होता है कि यार मैं बार्गेन किससे कर रहा हूं, जिसने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करा, उसके मेरे उसको मेरे 1 किलो लड्डू से क्या फर्क पड़ेगा। एंड ऐसे करके धीरे 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 उसका ध्यान उन चीजों पे जाना शुरू हो जाता है विच आर द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और जब वो रूट कॉज का सॉल्यूशन निकलना शुरू होता है तो भी थॉट की डोमेन से ही निकलता है। अब इस पूरे जी। प्रोसेस में करना क्या चाहिए, एक तो बीमारी का पार्ट हो गया, तो मेरे शरीर के भीतर जो मेरा लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी डिस्टरबेंस हो गई। अब लिम्फेटिक हम्म सिस्टम दो चीजें कर रहा था, बिकॉज ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन उसमें एनर्जी बढ़ रही थी, और मेरे हम्म डेड सेल से जो एनर्जी है वो शरीर से बाहर जा रही थी, तो मेरी वाइटैलिटी हम्म, इंप्रूव हो रही थी क्योंकि टॉक्सिन्स बॉडी से कम हो रहे थे। जी। बाय दिस प्रोसेस अगर मैं अपने लिम्फेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करूं तो मैं किस चीज से हम्म करूंगा। तो जब मैंने इस पार्ट को स्टडी करा तो इसकी मेडिसिन के रूप में क्या समझ में आया कि मैं क्यों ना अपने शरीर में 10 नारियल पानी पीना शुरू कर दूं। तो जब मैं 10 नारियल पानी रोज पीऊंगा तो मेरे शरीर में प्योर वाटर इंक्रीज हो जाएगा। जी। जो लिम्फेटिक सिस्टम में जितना पानी मेरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है वो पानी बढ़ जाएगा। सेकंड हम्म पार्ट क्या होगा कि वो पानी जो है वो जूस में कन्वर्ट होगा, मतलब भोजन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। एक तो पानी पिया जी। तो पानी पानी के तरीके से ही मूव करता है, एक पानी जो है वो जूस के फॉर्मेट में मूव करता है। तो हमारे डाइजेस्टिव हम्म सिस्टम में ये सारे पार्ट्स बनते हैं, स्काई एयर हम्म फायर वाटर अर्थ, तो वो सब कुछ करता है। अब ये पानी जो है ये नारियल पानी है, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है। नारियल पानी के अंदर होता है पोटेशियम, हम्म नारियल पानी में होता है पोटेशियम। हमारे शरीर में दो धातुओं का विशेष रोल है, एक सोडियम और एक पोटेशियम। सोडियम हमें मिलता है जो हम नमक खाते हैं उससे, ठीक है। पर सोडियम हमें उन सारी चीजों से मिलता है जिनका टेस्ट कड़वा होता है, उनमें भी। आप ये पॉइंट नोट करके रख लेना, जितनी भी चीजें कड़वी होती हैं, कसैली होती हैं, जैसे करेला हो गया, आंवला हो गया, इनके अंदर जो टेस्ट होता है वो कसैलापन लिए होता है।
जब आप इन चीजों को खाते हो, इनके अंदर भी सोडियम होता है। सोडियम का शरीर में काम होता है, शरीर के भीतर सोडियम से आयंस फॉर्म होते हैं, और वो आयंस जो हैं हम्म वो आयोनिक एक्सचेंज करते हैं। उस आयोनिक एक्सचेंज से शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। मान लीजिए एक मोमबत्ती के ऊपर आप अपना हाथ रख दीजिए, ऐसे मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर आपने अपना हाथ रख दिया और थोड़ा ऊपर रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे हम्म कि फ्लेम की हीट से आपका हाथ जो है जलने लगेगा। जिस पॉइंट पे वो टेम्परेचर चेंज होगा, वो पॉइंट से पहले ही आप अपने हाथ को ऊपर कर लेंगे। मैं मेरा जी। पॉइंट समझा पाया? तो हम्म अब इसके पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करके देखिए क्या हुआ। मेरे हाथ में एक सेंसरी मैकेनिज्म था। उस सेंसरी मैकेनिज्म ने टेम्परेचर डिफरेंस को स्कैन करा। स्किन के माध्यम से एक इम्पल्स मेरे ब्रेन में गया। कौन से हम्म जगह पे? मेरे फ्रंटल लोब के तौर पे। और हम्म फ्रंटल लोब पे जाने के बाद उसने बोला कि ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हाथ जल जाएगा। ब्रेन ने तुरंत जो है सेंसर भेजा, और जो मसल सिस्टम था उसने हाथ को दूर कर दिया। जी। तो ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज था, इसकी वजह से हाथ का मूवमेंट मेरे ब्रेन के सेंसरी सिस्टम से कंट्रोल्ड था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म ये सारा जी। रोल किसका होता है? सोडियम का। हम्म और सोडियम हमें क्या मिलता है? नमक के फॉर्म में। पर द हम्म अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, हम ये जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उसके थ्रू जो समुद्र का नमक जो है, देयर इज ए हम्म रॉक सॉल्ट जी। एंड सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। वो लोग हम्म क्या करते हैं? वो सी वाटर के सॉल्ट को प्रोसेस करते हैं, विच बियर्स टॉक्सिन्स। हमारे यहाँ जो हम्म नमक खाने का प्रावधान है वो सेंधा नमक खाने का है। हम्म और हम जी। खा क्या रहे हैं? केमिकल वाला नमक। वो क्या कहते हैं? वो नमक को टाटा का टाटा नमक। आप किन्हीं भी दो लोगों को, एक को सेंधा नमक दो खाने के लिए पूरे साल भर, और एक को टाटा नमक या एनी एनी हम्म केमिकली मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, आप देखेंगे कि जो साधारण सॉल्ट खा रहा है, मतलब सेंधा नमक खा रहा है, उसकी हेल्थ बेटर होगी। और जो टाटा नमक नहीं बोलना चाहिए, बट वो आदत हम लोगों को सबको, नमक को किसका? टाटा का। तो वो एडवर्टीजमेंट इतने कर रखे हैं कि नमक काली बोला ही नहीं जाता, वो टाटा नमक ही मुंह से निकलता है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू, मेरा हम्म इंफॉर्मेशन सिस्टम करप्ट हो गया। हम्म जी। मेरा हम्म इंफॉर्मेशन सिस्टम ही करप्ट हो गया। मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना चाहिए था, उसके लिए जितने हम्म आयंस चाहिए थे, वो आयन जी। का इम्बैलेंस होने से उसे सोडियम इम्बैलेंस कहते हैं। एंड हम्म एज अ रिजल्ट मेरा हाथ कांपना शुरू हो जाता है। हम्म तो आप गूगल करोगे सोडियम इम्बैलेंस लीड्स टू व्हाट, पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड डिजायर डिटेल्स मिल जाएगी। जी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस लिम्फेटिक सिस्टम में चलता है, वो है रोल प्ले हम्म ऑफ पोटेशियम। हम्म पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम शरीर के भीतर के कीड़ों को मार देता है। इट किल्स ऑल दी हम्म कीटाणु which are sole responsible for causing disease in the human body। हम्म तो वो गुड बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करता, बैड हम्म बैक्टीरिया पे एक्ट हम्म करता है। हम्म अब इस गुड और बैड की उसके भीतर इंटेलिजेंस है। हम्म किसको गुड मानना है, किसको बैड मानना है, इसकी हम्म इंटेलिजेंस उस पोटेशियम आयन के अंदर मौजूद है। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म जी। अब क्या हुआ? मैंने जब नारियल पानी पिया, 10 नारियल पानी रोज पीने शुरू कर दिए, हम्म एज अ रिजल्ट मैंने मेरे भीतर के जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया।
उस लिम्फेटिक सिस्टम में पोटेशियम के जाने से हम्म मेरे शरीर के भीतर जितने भी कीटाणु थे जो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे वो मरने शुरू हो गए। हम्म मैं जी। मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। अब मुझे अपना डाइट चार्ट प्लान करना है, सो मच सो दैट कि मैं पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए अपने बेसिस को आइडेंटिफाई कर पाऊं। मेरे शरीर के भीतर जल तत्व बढ़े। जब मैं 10 नारियल पानी रोज पीऊंगा, एक नारियल पानी अप्रोक्सीमेटली 200 ml का होता है, तो 10 नारियल पानी का मतलब हो हम्म, गया 2 लीटर पानी। जी। 2 लीटर पानी मेरे शरीर के अंदर गया, उससे मेरे शरीर के भीतर पोटेशियम आयंस जो थे वो बढ़े। उन पोटेशियम आयंस हम्म ने मेरे शरीर के भीतर जो कीटाणु थे उनको मारना शुरू कर दिया। एज अ जी। रिजल्ट मेरे शरीर जो है वो उस नारियल पानी को पीने से धीरे धीरे करके डिटॉक्स होना शुरू हो गया। हम्म मैं मेरी बात समझा पाया? जी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या निकला? ये जो डिटॉक्स हुआ, इस डिटॉक्स से मेरा कैंसर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। इस नारियल पानी की वजह से मेरे शरीर के भीतर ऊर्जा मेंटेन होनी शुरू हो गई। हम्म जी। पैरेलली आयुर्वेद में जो रस चिकित्सा की जाती थी वो इस हिसाब से की जाती थी कि उसमें हीरे की भस्म दी जाती थी। बट मेजॉरिटी कंट्रीज में तो हीरे की भस्म देना ही बैन है, हम्म क्योंकि उसमें जो है आपको थोड़ा सा योगेंद्र रस डालना पड़ेगा, बसंत कुसुमा का रस डालना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है उसको क्या कहते हैं वज्र भस्म, वो डालनी मतलब जो हीरे की भस्म को वज्र भस्म कहते हैं। हम्म ऐसे करके वो इंग्रेडिएंट शरीर के अंदर जितना शरीर झेल पाए। अब ये जो 10-12 दवाइयां होती हैं इसका कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन भी मिनिमम मैक्सिमम 3 रत्ती एक शरीर में दिया जाता है एक बार में। हम्म और इस तरीके से वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कैंसर का रिवर्सल शुरू करता है। हम्म अब आते हैं दैव विपाश्रय चिकित्सा पे। दैव विपाश्रय चिकित्सा के अंदर मंत्र चिकित्सा। अब आपको ये पता चल गया हम्म पूरे सिस्टम में कि जी कौन से सिस्टम में सबसे ज्यादा स्कोप है एक कैंसर पेशेंट को ठीक करने का। आपने कहा जी लिम्फेटिक सिस्टम। बोले लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करना है? बोले जी हम्म इसके भीतर उस बीज मंत्र की ऊर्जा डालकर इसको क्लीन करना शुरू करो। जैसे जैसे लिम्फेटिक सिस्टम क्लीन होता जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। हम्म बोले भाई अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि कितनी जगहों पर कैंसर की ब्रीडिंग हो रही है? कैंसर की ब्रीडिंग तो सभी जगह हो सकती है। बोले जी ब्रीडिंग होती कहाँ पर है? बोले भाई हमें क्या पता, हमें ये कैसे? बोले जी ब्रीडिंग होती है 107 मर्म पॉइंट्स के अंदर, जिन पॉइंट पर आघात लगते ही व्यक्ति तुरंत मर सकता है। बोले जी जहां पर चोट लगने से आदमी मर सकता है वहां पर एक हम्म, कैंसर या ट्यूमर की गांठ बनने से वो कितनी जल्दी जी। मर जाएगा? वो तो मर्म पे हिट हो गया ना। जब तक हम्म किसी पेशेंट के मर्म पर हिट नहीं हुआ तब तक उसका सर्वाइवल होता है, और हम्म जैसे ही मर्म पॉइंट पर हिट हुआ पेशेंट खत्म। हम्म अब मैं कहूँ अच्छा, मैं तो हर चीज को क्वेश्चन करता था ना, तो मैंने क्वेश्चन करा, मैंने भाई एक चीज बताओ मेरे को, इतना बड़ा हम्म शरीर है, 100 ट्रिलियन सेल हैं उसके अंदर, ब्रेन में इतना सा ट्यूमर है मटर के दाने के बराबर, उससे आदमी मर जा रहा है। तो इतने सारे सेल का काम करना और इतने से सेल का काम करना, ये तो कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। मैं मेरे पॉइंट समझा पाया? हम्म जब मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि ये क्यों हो रहा है, तो पता चला जी ये जो कैंसर है ये जिस जगह हुआ है वो हमारे शरीर के भीतर के 107 मर्म पॉइंट्स है। जैसे ही आप इन मर्म पॉइंट्स को क्लीन करते हो हम्म वैसे ही इसकी हेल्थ इंप्रूव होती है, और ये मर्म पॉइंट्स
आत्मा को शरीर में रहने का मार्ग नहीं देते। आत्मा इस शरीर के भीतर है, आत्मा इन 107 पॉइंट्स पे घूमती रहती है। हम्म। जैसे ही इसको शरीर से बाहर निकलने का मौका मिलता है, वो उन 107 में से एक पॉइंट होता है। तो जैसे ही एक या एक से एक, तो आत्मा तो सूक्ष्म होती है, शरीर से बाहर निकल जाती है। तो हम्म। मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये ट्यूमर जो है ये कर क्या रहा है, और ट्यूमर के कीटाणु काम कैसे कर रहे हैं। हम्म। अब आया हम्म। कि इस पूरे प्रोसेस को हील करने के लिए मुझे मेरे मर्म पॉइंट्स की क्लीनिंग तो करनी ही करनी है। मेरे को प्रत्येक लिम्फ नोड जितने भी मेरे शरीर के अंदर हैं, हम्म। उस लिम्फ नोड में शिव शक्ति को विराजमान करना है। और शिव के गले में विष है। हम्म। तो अब वो जो विष है, उस विष को इस प्रकार से हीलिंग करनी है कि शिव ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। ना वो नीचे जाने दे रहे, ना वो ऊपर आने दे रहे। सो नाइदर द हेड रीजन nor the below head हम्म। region will going to हम्म। suffer from the creation of the toxins in the body। हम्म। तो ये जितने भी कीटाणु जो थे, उन सारे कीटाणुओं को प्रत्येक लिम्फ नोड में, जो हम्म। शिव जी को इमेजिन, शिव शक्ति, अब शिव शक्ति मतलब सेलुलर रिप्रोडक्शन एंड पावर टू डू सेलुलर I have to do रिप्रोडक्शन, so. उसके लिए हम्म। जितना भी नेसेसरी पार्ट है टॉक्सिन्स का, उतना हम्म। नेसेसरी टॉक्सिन को रोककर बाकी सारा जो है टॉक्सिन लिम्फ नोड जो है वो शरीर से बाहर एक्सक्रीटरी सिस्टम में डाल दे। हम्म। किसी पैथी जी। में ये पॉसिबल हो या ना हो, देह विपाशर्य चिकित्सा के अंदर ये पावर थी। हम्म। कहाँ पर मंत्र चिकित्सा यूज करनी है, कहाँ पे बाकी वेरिएंट्स को यूज करना है, उसके भीतर ये पावर थी कैसे इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करना है। हम्म। अब यहां से आप रेलिवेंस देखिए, आस्तिक दर्शन की रेलिवेंस और नास्तिक दर्शन की रेलिवेंस ही यहाँ पे टकराव का कारण है। जब मैं शिव शक्ति को मानूंगा ही नहीं, हम्म। हम्म। तो मैं पूरे शरीर की क्लीनिंग करूंगा कैसे। हम्म। जी। और मुझे क्लीनिंग करने के लिए बीज मंत्रों को लिखना पड़ेगा, बीज मंत्र को लिखने के लिए मानना पड़ेगा कि भाई मेरे से बड़ी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इस शरीर को धारण कर रही है, और वो मेरे एक एक कण कण के अंदर है। मैं उस आस्तिक दर्शन की वजह से मंदिर ही नहीं जाऊंगा, मंदिर में माथा ही नहीं टेकूंगा। तो जब आस्तिक के बजाय नास्तिक दर्शन आया, थोड़ी देर तो बड़ी एंजॉयमेंट थी। अरे मैं तो अब दारू भी पी सकता हूँ, मैं अब नॉन वेज भी खा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। देर इज नो गॉड, आई कैन डू माई लाइफ एनी वे आई वॉन्ट। सडनली उसको करने के बाद एपिडेमिक्स आए और लोगों को मरना पड़ा। तो जो वैद जो होता था, चाइना में भी तो सारे वैद हिंदुस्तान से ही गए थे ना। तो जो हम्म। वैद होता था, वो तो प्रत्येक दवाई प्रत्येक प्रक्रिया में मंत्रों के बिना कोई काम करता ही नहीं था। मगर हैं, हम नास्तिक हैं, हम तुम्हें नहीं मानते, जाओ दफा हो जाओ हमारे यहाँ से। उनको खाने पीने हर हम्म। तरीके की सुविधा जो है वो बंद हो गई। जी। अब वैद हम्म। बेचारा जो है अपना थोड़े बहुत पैसे लेके अपना काम करता था, वो था। अब हम्म। सडनली जब प्रॉब्लम आई और चाइना में लोग मरने लगे, तो उन्होंने यहां से ऋषि मुनियों को जो वैद और बाकी सब चीजों में एक्सपर्ट थे उनको वहां बुलाया। अब ये जो साउथ इंडियन है ये बड़ा इंटेलिजेंट होता है। नॉर्थ इंडियन में पावर बहुत होती है, लेकिन इंटेलिजेंस मैंने साउथ इंडियंस के अंदर ही देखी। मुझे नॉर्थ इंडियंस में उतना एक्सट्रीम वो नहीं, जबकि मैं नॉर्थ इंडियन ही हूँ। साउथ इंडियन क्या था वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा कल्चरल इन्वेजन्स हुए ही नहीं थे। एज अ रिजल्ट उनका जो कल्चरल इनहेरिटेंस था वो बहुत स्ट्रांग था। वो वेद को भी धारण करते थे, तो वेद में धनुर्वेद भी होता था, गांधर्व वेद भी होता था, अर्थशास्त्र भी होता था, आयुर्वेद भी होता था।
तो वहां पर जो लोग थे वो एम्बीडेक्स्ट्रस थे, उनको मल्टीपल चीजें आती थी, और वो कल्चरली बहुत रिजिड थे, इसलिए उनको वो चीजें रुकी रही उनके यहाँ पर। बाद में जब मॉडर्नाइजेशन आया तो वहां से भी चली गई, कम, बहुत कम बचा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दे रिस्पेक्ट देयर रिचुअल्स, Hmm. and since they Yes. respect their rituals, that's the reason they are able to survive. नॉर्थ इंडियन तो आज आप रेयरली देखोगे कि मंदिरों में नॉर्थ इंडियन जा रहा है, और पढ़ा लिखा वर्ग तो बिल्कुल ही नहीं जाता। पढ़े लिखे वर्ग के बच्चों ने मंदिर देखे ही नहीं, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। आप लोग भी अगर मंदिर जाते होगे तो उसमें जाने का प्रिंसिपल रीजन जो है वो सिर्फ इस वजह से कि भाई बच्चों को बिल्कुल ही हम डी रूट ना कर दें। अब हमारे पास कोई नहीं है यहाँ पर, तो चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह तो सभी के हिंदुस्तान में है। तो अब बॉन्ड बनाए तो किससे बनाए, इसलिए वहां पर लोगों ने मंदिर जाना शुरू करा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? Hmm. वरना बच्चे Yes. ईसाई बन जाते तो कौन बचाता, कैसे बचाता? तो अपनी एग्जिस्टेंस को भी मेंटेन रखना था, और गया तो सारा पढ़ा लिखा वर्ग की, कोई अनपढ़ तो गई नहीं वहां पर। तो जो बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल थे वो गॉड फियरिंग भी होते थे, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर मम्मी पापा नहीं है तो भगवान के मंदिर चले जाते हैं। ऐसे करके आपने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जो है, जहां जहां भी इंडियंस गए, उन्होंने वहां वहां पर टेम्पल्स को क्रिएट कर दिया, Hmm. क्योंकि उन्हें लगा कि भाई पेरेंट्स नहीं है तो कोई ना कोई तो चाहिए जिससे कि मिलने बात करने के बॉन्ड्स हो। Hmm. तो वहां पर जो है इस तरह से रिलीजियस रिफॉर्म्स होने लगे। बट धीरे धीरे सभी जगह के वहां के लॉ और उस सब की जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी दिक्कतों ने चीजों को, एक सेकेंड, तो ऐसे करके जब ये प्रोसेस हुआ तो Hmm. आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बीच में फाइट शुरू हुई। आस्तिक्स ने बोला कि भाई मैं विदाउट मंत्र किसी भी व्यक्ति को ट्रीट नहीं कर सकता। नास्तिक ने बोला हमें मंत्र और ये सारा प्रोसेस नहीं चाहिए, हमें लेकिन ट्रीटमेंट जरूर चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज ए वेरी इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब किसी को कोई भी बीमारी हो गई कुछ भी खाने से, कुछ भी चीज से, तो उसको इलाज तो चाहिए था। Hmm. Hmm. ऐसे करके एलोपैथिक प्रोसेस ने बोला कि जी बीमारी का मूल कारण जो है वो केवल कीटाणु है, इसका भगवान से कोई Hmm. कनेक्शन ही नहीं है। और आयुर्वेद के अंदर एक विष चिकित्सा है, इस विष चिकित्सा के अलावा कोई और चीज की जरूरत ही नहीं है। जी. एक अमेरिकन डॉक्टर और एक इंडियन डॉक्टर, दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? अमेरिकन डॉक्टर क्या कहता है, बोले जी आप चाहे दारू पियो चाहे सिगरेट पियो, कुछ करो अपनी लाइफ में, हमें उससे कोई मतलब Hmm. नहीं है। हमें तो आप बताओगे कि आपको ये डिस्कम्फर्ट है, हम उस डिस्कम्फर्ट की आपको मेडिसिन दे देंगे या उसके लिए कोई सर्जरी कर देंगे। जो Hmm. हिंदुस्तानी जी. डॉक्टर है वो क्या कहता है, बोले जी डिजीज के होने के ऑनसेट को ही मिनिमाइज करना है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन करनी पड़ेगी। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब होता है बैलेंस। Hmm. आपको खाने पीने उठने बैठने हर चीज के अंदर एक पार्ट ऑफ बैलेंस को इन्वोक करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ चेंज इन लाइफस्टाइल। Hmm. जब मैंने ये पूरे पॉइंट स्टडी करे आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन के प्रीव्यू में, तो मुझे फंडामेंटल समझ में आए कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है और हो कैसे रहा है। मंत्र की आवश्यकता ही हमें क्यों है? क्योंकि अगर सब कुछ यूनिवर्स ही है तो यूनिवर्स के क्रिएटर का तो कोई रोल ही नहीं है। Hmm. अदर जी. देन हिंदुइज्म, देर इज नो रिलीजन विच सेज कि देर इज ए क्रिएटर, एंड वो क्रिएटर ऐसे दिखता है। ये तो हिंदुइज्म के अंदर है ना कि वी बिलीव दैट देर इज ए क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स,
and that creator of universe looks like either Shiv Shakti or Vishnu Lakshmi or Brahma Saraswati or things of that sort. उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही इस बात के ऊपर है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, सस्टेनेंस ऑफ यूनिवर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज ए डिवाइन डोमेन। मेरा पॉइंट समझा जी। पाया? हम्म तो जब जब हमारे यहाँ कोई स्थिति इस प्रकार से चलती थी, तब तब ये पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसफॉर्म होता था और ट्रांसफॉर्म होके लोगों को सॉल्यूशन बताता था। तो हम्म जब मैंने इस स्ट्रक्चर को पढ़ा, मैंने कहा व्हाई देयर आर सो मेनी गॉड्स। हम्म इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आपको गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, विश्वकर्मा जी की, त्वष्टा की, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, समुद्र, नदी, इन सब की आवश्यकता एज डिवाइन एट्रीब्यूट ही क्यों पड़ी? हम्म भाई अगर हम्म मेरा काम अकेले ब्रह्मा जी और सरस्वती जी से हो रहा था, तो मुझे विष्णु की हम्म क्रिएशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? और विष्णु से हम्म अगर मेरा अकेले काम हो रहा था, तो मेरे को शिव की हम्म जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज in all these aspects, the divine and its process of creation as a controller of the process is very very different। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म हम्म, जी। हमारे यहाँ एक प्राण रई का कॉन्सेप्ट था, वो प्राण को ऑब्जर्व करा सूर्य से, और उस हम्म सूर्य का रोल प्ले पूरी दुनिया के रोटेशन और रेवोल्यूशन से करा। तो लाइट और मोमेंटम दो डोमेन सामने आई। फिर उन्होंने स्टडी करा कि लाइट और मोमेंटम केवल एक सोलर सिस्टम की डोमेन में है और इट इज ए यूनिवर्सल फॉर्मूला। इट वाज हम्म फाउंड टू बी अ यूनिवर्सल फॉर्मूला which हम्म generates the concept of quantum, that the source of force and source of energy are the same. So what is the हम्म causal behind the activity? The moment the causal was focused, the different forms of divine emerged। मुझे दुर्गा सप्तशती इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो प्रत्येक देवी देवता की कॉजल बॉडी को एड्रेस करती है और उस कॉजल बॉडी को एक इंटीग्रल बॉडी का पार्ट मानती है। हम्म तो मैंने जब उस प्रोसेस पे रिसर्च करी, उसके बीज मंत्रों को देखा, और बीज मंत्र मतलब 200, 500, 700, 1000, 2000, मतलब मैं अपने आप को बहुत तीरंदाज मानता था, तो मैं एक दिन बैठ के 10-10 हजार बीज मंत्र लिख डाले। सुबह से शाम तक पूरे हफ्ते कोई काम नहीं करा, सिर्फ बीज मंत्र ही लिखता रहा। जब 10,000 बीज मंत्र लिख दिए बैठ के, तो मुझे समझ में आया कि मैं कितने बीज मंत्र लिखूंगा। उस डिवाइन को एक्सप्लेन कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम्म तो ये जो वेरिएशंस हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, उन वेरिएशन को जब मैंने स्टडी करा और एक एक एस्पेक्ट को दैव उपाश्रय चिकित्सा में समझा, तो मुझे कोर पार्ट पता चला कि अच्छा ये पूरा स्ट्रक्चर मेरे को हम्म डिजीज फ्री बनाने का काम कर रहा है। हम्म और डिजीज कैसे होती है? जब मैं सेल्फिश थॉट्स रखता हूं तो डिजीज हम्म होती है, जब मैं सेल्फलेस थॉट्स रखता हूं तो डिजीज का रिवर्सल शुरू हो जाता है। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज फ्रेटर्निटी अपने वैल्यू सिस्टम कोई स्ट्रेंथ कोई नहीं जानती। जब फ्रेटर्निटी अपने वैल्यू सिस्टम की स्ट्रेंथ को जानेगा, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट निकाल ही लेगा ना। हम्म, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो सर कैंसर ओनली मर्म पॉइंट्स में ही ग्रो करना स्टार्ट करती है ओनली? मर्म पॉइंट्स ब्रीडिंग सेंटर है ना, आप देखो वहां पे सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। जिम इकट्ठे, हाँ वही मैं बोलना चाहती थी, पंच सारे तत्व का तत्व तो इकट्ठा होने का वहां पार्ट पे मिल ड्रॉप जाते बना रहा है मर्म पॉइंट्स के हैं। ऊपर। इट्स लाइक द बॉडी हैव फॉर्म सेम वे। हाँ मतलब एक्चुअली मेरे को तो फिल्म्स का बहुत शौक है। तो मैं जब भी कोई चाइनीज फिल्म देखता हूँ, ऐसे करके जूडो कराटे बना के फैट से एक पॉइंट में मारता, और विलेन जो है ऐसे करके हम्म गिर पड़ता। जी। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है, ये ऐसे इस पॉइंट पे कैसे मार रहा है?
और वो उसी बात की हम्म प्रैक्टिस करता है कि जब युद्ध होगा, अब ये तो है नहीं कि हम्म वैद्य की तरीके से नाड़ी पकड़नी है, कहाँ पर नाड़ी आ रही है उसको तो प्रैक्टिस करने की, युद्ध लड़ते लड़ते मेरा निशाना ही उधर जाए और इसका एक मर्म पॉइंट में डैमेज कर दूं और ये पड़ाक से नीचे गिर जाए। देन आई हम्म रियलाइज्ड कि अच्छा, चाइनीज को भी आप ध्यान से देखोगे ना, चाइनीज सिस्टम में क्या होता है, वो पूरे प्रोसेस में अपने आप को जो है वो ये कहते हैं हम्म कि हम तो लड़ते ही नहीं भाई। हम्म चाइनीज का जी। बैकग्राउंड क्या है, देवर ट्राइबल्स, ट्राइबल्स में युद्ध होते थे। फिर वहां पे हम्म बुद्धिज्म आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं, हम लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं। जब लड़ना भिड़ना उन्होंने बंद कर दिया तो जो भी आता उनको मार के चला जाता, वो अहिंसा ही लेके बैठे रहते। उसके हम्म बाद जब हिंदुस्तान से बंदा वहां पर गया, उसने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों आ रहे हैं लोग और तुम मारते क्यों नहीं हो इनको। बोले जी हम तो हम्म बौद्ध हैं, हम तो किसी पे अटैक करते नहीं है। तो बोले भाई सेल्फ डिफेंस भी तो कोई चीज होती है। हम्म कोई तुम्हें मार रहा है, तुम कहोगे आओ मार लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। तब हम्म शाओलिन जी। टेम्पल की स्टैब्लिशमेंट हुई और शाओलिन टेम्पल ने अपने जितने भी मॉन्क्स थे उनको सेल्फ डिफेंस में लड़ने का प्रोसेस बताया। और वो हम्म शाओलिन टेम्पल का जो स्टैब्लिशमेंट था, वो सारे हिंदू ऋषि थे जो चाइना में एपिडेमिक्स फैलने पर गए थे हेल्प करने के लिए। क्योंकि चाइना कोई अपना थोड़ी सिविलाइजेशन था, चाइना वॉज 100% पार्ट फ्रॉम इंडिया। ये तिब्बत वगैरह तो सब इंडिया के पार्ट थे ना। कैलाश मानसरोवर की जी। यात्रा जा रही है तो ऑब्वियसली इट इज हम्म एक्सपेक्टेड कि वो जहां पर कैलाश मानसरोवर वहां तक का तो हिस्सा भारत का ही होगा ना, हम्म और भारतीय राजाओं का होगा। ये तो ब्रिटिशर्स ने हमें बांट दिया तो हमें हमारा स्वरूप ही नहीं पता। जी। एक हम्म सेकंड। सॉरी। तो ऐसे करके मैंने जो है इस प्रोसेस को देखा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज रोल ऑफ लिम्फ नोड्स। और मुझे और मतलब ये थोड़ा इलेबोरेटली समझना है कि जो आप बोले कि शिव शक्ति को विराजमान करना है लिम्फ नोड्स पे एंड टू कंट्रोल द हाँ तो फ्लो, पहले एक मतलब दफा द। लिम्फ नोड समझ तो लेते हैं। हम्म एक सेकंड। तो मैंने आपको एक तो वीडियो शेयर करा है, कैंसर सेल्स वर्सेस हेल्दी सेल्स। जी। ठीक है, आई इसमें ये वॉच दैट। प्राइमरली जॉर्ज जाइडन की ये वीडियो है। इसमें ये हम्म प्राइमरली पूरे प्रोसेस में जो हाईलाइट कर रहा है, दैट इज हाउ। हम्म एक सेकंड खोल देता हूँ मैं इसमें ताकि कुछ पॉइंट अगर एड्रेस करने हैं तो हम उसे कर सके। ये मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? जी। आई वॉच इट। एक सेकंड। We all start life as one single cell. Then that cell divides, and we're two cells. Then four, then eight. Cells form tissues, tissues form organs, organs form us. These cell divisions, by which we go from a single cell to 100 trillion cells, are called growth. And growth seems like a simple thing because when we think of it, we typically think of someone getting taller, or later in life, wider. But to cells, growth isn't simple. Cell division is an intricate chemical dance that's part individual, part community driven. And in a neighborhood of 100 trillion cells,
Sometimes things go wrong. Maybe an individual cell's set of instructions, or DNA, that's a typo, what we call a mutation. Most of the time, the cell senses mistakes and shuts itself down, or the system detects a troublemaker and eliminates it. But enough mutations can bypass these failsafes, driving the cell to divide recklessly. That one rogue cell becomes 2, then 4, then 8. At every stage, the incorrect instructions are passed along to the cell's offspring. Weeks, months, or years after that one rogue cell transformed, you might see your doctor about a lump in your breast. Difficulty going to the bathroom could reveal a problem in your intestine. अब देखिए यहाँ पर जो है इस पॉइंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कह रहा है कि जी पूरे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल बनते हैं, पर उसके बनने का स्ट्रक्चर क्या है? एक सेल 2 साल में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो बेसिक हो गया। 2 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच मीन्स कि क्या मेरे शरीर के अंदर 2 की पावर x का फॉर्मूला चल रहा है और इट इज समथिंग एल्स। तो जब मैं इस पार्ट को समझता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे शरीर के अंदर जो रस है उस रस से रक्त बनता है, रक्त से अस्थि बनती है, मांस बनता है, मेद बनता है, 1 2 3 4, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, मज्जा से वीर्य। अब ध्यान से देखिए, जब मेरे शरीर में रस बनता है, मैं भोजन करता हूं, तो जैसे कोई जूस की मशीन होती है उस तरह से जूस यहाँ पर इकट्ठा होता है, और वो इकट्ठा होके एक पार्ट जो है मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। केवल एक पार्ट जो बचता है वो रक्त बनने के लिए जाता है, और यहाँ पर वो मतलब वो आंसू वगैरह वो सब बनने की प्रक्रिया दे रखी है। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? यहाँ हम्म। पर जो भी सेलुलर रिप्रोडक्शन है वो कहां पर हो रहा है? ये सेलुलर रिप्रोडक्शन के सेल्स डेवलप हो रहे हैं, और ये कब हो रहा है? जब मेरे शरीर के भीतर भोजन की प्रक्रिया और भोजन को पचाने की प्रक्रिया जागृत हुई, तब हो रहा है। लेकिन मेरी एक स्थिति तो इससे पहले की है, जब मैं बिना भोजन के मेरी माँ के गर्भ में हूं, तब क्या हो रहा है? तब भी तो कोई ना कोई बिहेवियर पैटर्न होगा ना। जी। मैं बाहर निकला, मुझे तुरंत ही भोजन मिलना शुरू हो गया, मदर्स फीड जो है वो आ गई। तो जब मदर्स फीड आई तो डॉक्टर ने बोला भाई मदर फीड नहीं देनी है। इनिशियली तो मदर फीड, जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स थे वो ये कहते थे कि इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। फर्स्ट डे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क वाज नॉट गिवन। ये तो भारत में कुछ आयुर्वेद के लोग थे, उन्होंने क्या करा, स्वर्ण प्राशन भी शुरू करा। कि भाई ये तो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, ये पूरा। अब जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं वो कैसे है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर रेड ब्लड सेल का क्रिएशन हो रहा है, यहां पर बोन मैरो का क्रिएशन हो रहा है, यहां पर फ्लैश सेल्स का क्रिएशन हो रहा है, यहां पर फैट सेल्स का क्रिएशन हो रहा है, यहां पर ये बोन मैरो, अस्थि उसको कहते हैं बोन के तौर पे, ये बोन मैरो। यहां पर स्पर्म सेल्स का क्रिएशन हो रहा है। अब अगर मेरे 100 ट्रिलियन सेल्स हैं तो मुझे सबसे पहले स्टडी क्या करना चाहिए? टाइप्स ऑफ सेल। कितने नर्व सेल हैं, कितने रेड ब्लड सेल हैं, कितने वाइट ब्लड सेल हैं, ये सारे के सारे सेल मिलाकर टोटल सेल कितने होते हैं? 100 ट्रिलियन। तो जब मुझे उसकी क्रिएशन
सॉरी। तो हमारे यहाँ जो सेल्यूलर सिस्टम जो था, उसके भीतर के बिहेवियर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया था आयुर्वेद के अंदर, और उसने उस प्रोसेस पे सारा बैकग्राउंड बनाया। फिर वो शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट पे उसने बोला कि देर इज पावर टू डू सेल्यूलर रिप्रोडक्शन एंड सेल्यूलर रिप्रोडक्शन एज द टू एसेंशियल फंक्शंस। इसकी कंबाइंड फॉर्म से ये पूरा का पूरा जो सेल्यूलर डिवीजन है वो हो रहा है। तो ईस्टर्न थॉट जो था, जो आयुर्वेदा ने डेवलप करा था, और जो वेस्टर्न जो थॉट था कि बॉडी का क्रिएशन कैसा हुआ, उसी में जमीनों आसमान का फर्क था। अब ये फिर से देख लेते हैं। State or bladder. Or routine blood test might count too many white cells or elevated liver enzymes. Your doctor delivers the bad news. It's cancer. From here, your strategy will depend on where the cancer is and how far it's progressed. If the tumor is slow growing and in one place, surgery might be all you need, if anything. If the tumor is fast growing or invading nearby tissue, your doctor might recommend radiation or surgery followed by radiation. अब वो कह रहा है कि जी आपको एक दिन अचानक पता चला आपको कैंसर है, और वो अभी बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, एक छोटे से पार्ट में है, तो डॉक्टर बोलेगा सर्जरी कर देते हैं, उतने पार्ट को काट देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आम हम लेकर आए बाजार से, और एक हिस्सा जो है दबा रहने की वजह से वो खराब हो गया, तो आपने उतना पार्ट काट दिया और बाकी पार्ट आम को खा लिया। पर यहाँ पर आम तो है नहीं, कौन सा पार्ट में कैंसर है उससे बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेनक्रियाटिस टाइप का पेनक्रियाज का कोई कैंसर का फॉर्मेट पता चलता है, तो पेनक्रियाज शरीर के अंदर ऐसी जगह पर स्टेज्ड होता है कि उस तक पहुंचने के लिए मल्टीपल ऑर्गन्स को बाईपास करना पड़ता है। जी। अब मैंने कहा अच्छा, फिर इसका क्या ऑल्टरनेट तरीका क्या है? बोले भाई देखो, दूसरा तरीका ये है कि अगर सारे पोर्शन में कैंसर फैल गया है तो हम उस सिचुएशन में रेडिएशन कर देंगे। तो आप ये देखिए कि एक तरफ मेरे सर्जरी है, सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हैं, दूसरी तरफ रेडिएशन है, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स है। जी। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि जी सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि सर्जरी एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम है। और सर्जरी से एलोपैथिक डॉक्टर अपना डर भी बना सकता है, देखो मैं तुम्हारा हार्ट बचा सकता हूं सब्जेक्ट टू तुम मुझे बाईपास सर्जरी करने दो। आयुर्वेद वाला कहता है अच्छा जी, इतनी इतनी खुराक योगेंद्र की, इतनी इसकी, इतनी उसकी। उन्होंने देखा कि अरे ये चीज तो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, उन्होंने कहा भाई आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर जितने भी हैं उनको ये चीज अलाउड नहीं होगी। हिंदुस्तान में कोई किसी की सुनता ही नहीं, और आबादी भी 140 करोड़ है। उन्हें ही पता है कि भाई जितने अस्पताल हैं वो सारे भरे हुए हैं, तो करने दो जिसको जो कर रहा है, कल को कोई दिक्कत पड़ेगी तो ये बचाने के तौर पे भी तो आएंगे। इसलिए भारत में कोविड के टाइम पर आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी ने मिरेकल करके, काढ़े बना के, और सबसे कम डेथ अपने एरिया में होने दी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज कट ऑफ फ्रॉम द रूट्स। एज अ रिजल्ट, इटली, लंदन, अमेरिका, इन सब देशों में जो कोविड डेथ्स थी वो बहुत ज्यादा थी। और एपिडेमिक तो
पूरी तरह से आर्टिफिशियल था। मतलब जितने टेक्स्ट मैं पढ़ रहा था उस टाइम पर, तो सबको ये कहा गया कि भाई चाइना ने कोविड को फैलाया है। जो टेक्स्ट हमारे पास आए उसमें उसने बोला कि भाई चाइना ने नहीं फैलाया है, ये यूएस ने वहां पर फैलाया है। तो ऐसे करके मतलब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, पर वो कुछ भी सही। 140 करोड़ के भारत देश के अंदर पूरे देश में 1 करोड़ लोग नहीं मरे कोविड के टाइम पर। 140 करोड़ के चाइना के अंदर, जो भारत से कई गुना ज्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ है, वहां पे 5-10 करोड़ लोग तक के मरने की खबर है। 37 करोड़ के अमेरिका के अंदर 1 करोड़ लोग मरने की खबर है। 10 करोड़ के यूनाइटेड किंगडम के अंदर 10 लाख से ऊपर लोगों के मरने की खबर है। मतलब दुनिया के जितने भी देश आप स्टडी करें, इटली, कितने सारे लोग मर गए। क्यों मरे? किसी को कुछ नहीं पता। भारत, वहां पर लोग क्यों मर गए? इसलिए मर गए कि हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिली, हमारे को रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिला, हमारे को अस्पताल में बेड नहीं मिला, इसलिए हमारे यहाँ वो लोग भी इतने सारे मर गए। बट कोई ये नहीं बोलेगा कि जी हमने इनको एक्स ट्रीटमेंट दिया, उस एक्स ट्रीटमेंट की वजह से मर गए। ये कोई नहीं बोलेगा। हमने इनको एक्स वैक्सीन दी, उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, मतलब कोविड में पूरी दुनिया में अगर 3-4 करोड़ लोग मरे होंगे, तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट से पूरी दुनिया में 3-4 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। पर आयुर्वेदा जितनी भी कम्युनिटी है, वो तो बाली और सुग्रीव के जैसे सुग्रीव वाले पार्ट की है, उसको उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं पता। और उसको पता भी हो तो कौन उसकी सुन रहा है? यानी कि आपको कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। और जब उसको उसकी स्ट्रेंथ रूपी दैव विपाश्रय चिकित्सा, युक्ति विपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा ही नहीं पता, तो वो भी सिर्फ दवाई ही दे रहे हैं। बाकी चीजें उनके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है और उनको पता भी नहीं है। पुराने जितने लोग थे, उनको तो रस चिकित्सा और उसका स्ट्रक्चर पता था। पारद संहिता क्या होती है, उसमें कैसे कैसे काम होता है, वो सब पता था। लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके अंदर तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। ये प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। If the cancer has spread or if it's inherently everywhere like a leukemia, your doctor will most likely recommend chemotherapy or a combination of radiation and chemo. Radiation and most forms of chemo work by physically shredding the cell's DNA or disrupting the copying machinery. But neither radiation nor chemotherapeutic drugs target only cancer cells. Radiation hits whatever you point it at, and your bloodstream carries chemotherapeutics all over your body. So what happens when different cells get hit? Let's look at a healthy liver cell, a healthy hair cell, and a cancerous cell. The healthy liver cell divides only when it's stressed. The healthy hair cell divides frequently, and the cancer cell divides even more frequently and recklessly. When you take a chemotherapeutic drug, it will hit all of these cells. And remember that the drugs work typically by अब देखिए यहां पर उसने क्या हाईलाइट करा, मेरा लिवर सेल है, मेरा हेयर सेल है और मेरे कैंसर वाले सेल है। अब मैंने जब कीमोथेरेपी, लिवर वाला सेल कब सेलुलर रिप्रोडक्शन करता है? जब उसको आवश्यकता लगती है कि मेरे पास अब इस समय ब्लड प्योरिफिकेशन का काम बढ़ रहा है, तो मैं इतना प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करते हुए मैं इतना सेलुलर रिप्रोडक्शन करूंगा। यानी कि मेरे सिस्टम के अंदर एक ऐसा इंफॉर्मेशन है विच डायरेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन गाइडलाइन। यानी मेरे आंख के सेल को ये पता है कि उसको इतने ही बीच में डेवलप होना है। अगर वो इससे बड़ा हो गया या इससे छोटा हो गया तो इट विल कॉज एबनॉर्मेलिटी। सो मेरे यहाँ सेलुलर रिप्रोडक्शन की गाइडलाइंस है। जो मेरे बॉडी का इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो उससे गवर्नड है। बट कीमोथेरेपी जो है वो सब जगह इम्पैक्ट कर रही है।
वो कैंसर हम्म, सेल भी कम कर रही है, हेयर सेल भी कम कर रही है, उसका रिप्रोडक्शन ही कम हो रहा है, और लिवर भी है उसमें भी है। तो मैं जब ड्रिप के थ्रू अपने भीतर वो लेता हूं, तो मेरे पूरे शरीर में जितना भी डिजीज ऑनसेट है उस पर, उस रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस का फर्क पड़ता है। यानी मेरा कैंसर ठीक हो या ना हो, मेरे पहले दिन से साइड इफेक्ट जरूर शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला साइड इफेक्ट, मेरे बाल सबसे पहले उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फायर इम्बैलेंस है। तो जैसे ही मेरा फायर इम्बैलेंस शुरू होगा, इमीडिएटली जो हेयर जो कांस्टेंट रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, अब आयुर्वेद की गाइडलाइंस के हिसाब से आप देखिए तो उसमें रोम का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड है, और दुर्गा सप्तशती में यमराज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रोम उत्पन्न कर रहे हैं। याद है मैं जब दुर्गा जी, सप्तशती करा था तो जी, उसमें रोम, और फिर वो याद है। रोम कूपों में, मतलब जो रूट्स हैं हम्म, उसमें वो ऊर्जा डाल रहे हैं। यानी कि एक हम्म, कैंसर पेशेंट की जब कीमोथेरेपी हो, अगर मुझे उसकी हीलिंग करनी होगी, डिस्टेंस हीलिंग, तो मैं यहां पर उसके हेयर के रूट्स में बीज मंत्र की ऊर्जा डाल सकता हूं। किसके बीज मंत्र की? यम के बीज हम्म, मंत्रों की। जी, और जैसे ही मैं वो ऊर्जा डालूंगा उसका इफेक्ट होगा। उसके अलावा कैंसर जो है वो पॉइजन है, कोबरा पॉइजन। हम्म, तो मैं अष्टनाग के जो मंत्र हैं उन मंत्रों की ऊर्जा डाल सकता हूं, या फिर सुदर्शन मंत्र की ऊर्जा डाल सकता हूं, या फिर गरुड़ के मंत्रों की ऊर्जा डाल सकता हूं। मैं इनमें से हम्म, कोई सा भी मंत्र, अब जैसे गरुड़ का मंत्र जो है, मैं उसी को अगर आइडेंटिफाई करूं, तो मैं बोलूंगा श्रीम की बजाय श्रों। तो मैं अपने लाल रंग के पेन से श्रोम लिखना शुरू कर दूं इस प्रकार से। जी, जब मैं इस प्रकार से इसे लिखना शुरू करूंगा, इमीडिएटली मेरे भीतर, अब ये जो प्रक्रिया है इसमें जो भी टॉक्सिन है वो उठाकर हम्म, उसको ऊपर लेकर जा रहा है। रिचुअल, मतलब राइट, ये मेरा हाँ, एक सेल है, इस सेल के हम्म, अंदर एक टॉक्सिन, जैसे ये सेल मेरा हम्म, ऐसे की हम्म, बजाय ऐसा हो गया। अब ये जी, एक सेल जो है गरुड़ के हम्म, मंत्रों को यूज करने पर वो हम्म, सेलुलर लेवल पर जी, हम्म, उसको पिक कर रहे हैं, जी, हम्म, और उसको पिक करके शरीर के एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर फेंक रहे हैं। हम्म, जी, तो यहां पर जो है, जब मैंने उसके मंत्रों को देखा तो उसमें मैंने र का प्रयोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ करा। हम्म, मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी, तो जब मैंने ये प्रक्रिया देखी तो मैंने कहा एक रा ऊपर जोड़ो, एक रा नीचे जोड़ो, ताकि जो हम्म, है, जो वाटर लेवल है वो कहाँ से कितना पार्ट नीचे खींचना है, कहाँ से कितना पार्ट ऊपर खींचना है, वो दोनों हम्म, पार्ट एनेबल हो जाएं। तो किसी ने मेरे संस्कृत के अंदर रा के प्रयोग में ही मात्राएं बदल दी। तो मैंने जब सिस्टम देखा तो मैंने कहा नहीं, ये तो गलत तरीका है। तो मैं हर उस पॉइंट को ऑब्जर्व करने लगा जो साइंटिफिक डोमेन जिसको देख रही थी, जिस तरह से देख रही थी। फिर संस्कृत को देखा, संस्कृत के गैप एरिया को समझा, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट करते ही व्यक्ति के कैंसर पे उसका फर्क ऑब्जर्व कर लिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ऐसे जी, करके मेरी ये प्रक्रिया चल रही थी। Truck
preventing cell division. So every time a cell divides, it opens itself up to attack. And that means that the more frequently a cell divides, the more likely the drug is to kill it. So remember that hair cell? It divides frequently and isn't a threat. And there are other frequently dividing cells in your body, like skin cells, gut cells, and blood cells. So the list of unpleasant side effects of cancer treatment parallels these tissue types: hair loss, skin rashes, nausea, vomiting, fatigue, weight loss, and pain. That makes sense because these are the cells that get hit the hardest. So in the end, it's all about growth. Cancer hijacks cells' natural division machinery and forces them to put the pedal to the metal, growing rapidly and recklessly. But using chemotherapeutic drugs, we take advantage of that aggressiveness, and we turn cancer's main strength into a weakness. तो वहां पर जो सॉल्यूशन है जी वो क्या है? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, अब और इनके साइड इफेक्ट्स। ये कह रहे हैं जी सेलुलर म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। बट ये म्यूटेशन क्यों हो रहा है, ये रूट कॉज पे कोई भी बात नहीं कर रहा। आयुर्वेद वाले जी जानते हैं, पर कितने जानते हैं, कैसे जानते हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया कि जी आपका एज ए मंत्र चिकित्सक जो रीजन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और जब आप इस पार्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स, सेलुलर रिप्रोडक्शन हैपनिंग बाय थ्योरी ऑफ एलोपैथी, cellular reproduction happening by theory of Ayurveda, role of allopathic treatment, role of दैव विपाश्रय चिकित्सा एंड आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, वो फाइनली काम कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो जब आप इतने डिटेल्ड वर्जन में चीजों के ऊपर काम करते हैं तब आपको ये रोल प्ले समझ में आता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सबसे पहला पॉइंट मेरा धातु का कमजोर होना है। अब धातु का मतलब 9 धातु है। जी 9 धातुओं को जो मैक्सिमाइज कर रहा है, मुझे उस पार्ट को समझना पड़ेगा। दैट्स हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। तो बड़ी फाइन रिसर्च करनी पड़ती है। जब आप उस फाइन रिसर्च को करते हो, अब आपने मान लीजिए कोई एक दवाई बनाई कि जी मैं ये दवाई से सबका कैंसर ठीक कर सकता हूं। ठीक है भाई, आपको परमिशन नहीं मिलेगी कि कोई चीज का आप वो कर सके, रिसर्च स्टडी कर सके। लोग खुद भी किसी चीज का फीडबैक नहीं देना चाहते। अव्वल तो ये बताना ही नहीं चाहते कि भाई किसी को कोई कैंसर या कोई दिक्कत परेशानी है। जब बिल्कुल रोग सड़ जाता है तब वो चीज बाहर आती है। मंत्र चिकित्सा वाले के पास कोई जाता ही नहीं है, वो कहता है ये सब फालतू की बातें हैं। कायदेसर वो डोमेन ब्राह्मणों की थी, फिर वो बाकी कास्ट के भी लोग आ गए और फिर किसी को भी कुछ नहीं आता। तो जब मैंने इनिशियली रिसर्च करना शुरू करा, इट वाज सच अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। मैं एक भी सूत्र को कहीं से पकड़ूं तो फिर से कहानी हाथ से फिसल जाए। और मैं तो नॉन मेडिको था, तो मेरे लिए तो दूसरा सबसे बड़ा कष्ट क्या था कि मुझे पूरी बायोलॉजी पढ़नी पड़ी, जो कि मैंने 10 तक पढ़ी थी, उसके बाद कभी पढ़ी नहीं थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट रूट कॉज में एक बात जो अच्छी है, इस श्रॉम बीज को लिखना। इसको क्लीन अप के लिए यूज करना है या फिर
करके देखो ना। आप एक काम करो, लिम्फेटिक सिस्टम को इमेजिन करो। मैं एक सेकंड उस इमेज को खोलता हूं। अब ये मेरी स्क्रीन आपको दिख भी रही होगी। अब जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ श्रोम। श्रोम के बाद में लिखता हूँ रम ललम घ झ ध ध भ श्रोम। जब मैं ये इसको पूरा लिखता हूँ तो मैं नीचे के ये मंत्रों को ध्यान करते हुए अपने शरीर के हम्म। सारे लिम्फ नोड्स को ध्यान करके और अपने शरीर के 107 मर्म पॉइंट्स को ध्यान रख के अब आपने ये श्रोम से और ये जो नीचे बीज मंत्र लिखे हुए हैं इसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीज मंत्र लिखा म ध व क्षौ। अब मैं शौ की बजाय इसको क्षरौ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ट य श क्षरौ लक्ष्म्रो त्वम श्रो तम श्रो त्वयलक्ष्म्र। अब ये बीज मंत्र आ गए मेरे सामने। अब आपने इनको स्कैन करना है। एक सेकेंड। अब जरा इसको स्कैन कर लीजिए। मैंने इमेज आपको शेयर कर दी है। ओनली स्कैन, इससे हाँ, क्लीन सिर्फ हील नहीं स्कैन करना। करना है आपको। ये देखना है कि क्या इस प्रक्रिया से जो पूरे हम्म। शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमारे हम्म। 107 मर्म पॉइंट्स हैं, क्या इन बीज मंत्रों के यूज करने से, मधु कैटभ को ध्यान करने से, तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी को ध्यान करने से, क्या ये पूरा हम्म। सिस्टम डिटॉक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। पहला पार्ट इसी को ऑब्जर्व करना है। जी।
हम्म जी मैम। एज कंपेयर टू बिफोर, इसमें मतलब ऐसे एनर्जी फील हो रहा है कि जैसे मोर एयरी टाइप, मतलब बिकॉज एवरीथिंग इज अपियरिंग टू बी फ्लोटिंग, like some like the particles like structure who are like sphere shape, they are floating and moving up, and the राइट। some liquids also there which are moving down, like that way it is appearing. एंड वो मर्मा पॉइंट्स में भी ऐसा लग रहा है कि इसमें ये एनर्जी से मतलब वो सब पॉइंट्स ज्यादा टाइप मतलब ग्लो या रेडिएटिंग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है, जैसे फील हो रहा है। हम्म। सो व्हाट विल डू इज कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास, अभी 2-3 क्लास लिम्फेटिक सिस्टम पर ही करेंगे। अभी हमारा लिम्फ नोड हम्म क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे वो काम हम्म करता है, सो ऑल दैट विल कवर। आप जो है हम्म गूगल पे सिलेबस देखिएगा कि एमडी लिम्फेटिक सिस्टम जो है अगर कोई क्वालिफिकेशन है, या डीएम हम्म लिम्फेटिक सिस्टम जो है कोई क्वालिफिकेशन है, तो उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। सो वी कैन कंपेयर कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। हम्म। अब मेजोरिटी डॉक्टर्स को नहीं जी। पता, मतलब आई एम 100% श्योर। आप 100 डॉक्टर्स को बोलेंगे, 100 में से 99 को लिम्फेटिक सिस्टम हम्म और उसकी वैल्यू ही नहीं पता होगी। इसलिए आपका पढ़ना हम्म बहुत रोल प्ले है, बहुत बड़ा रोल प्ले है। बिकॉज एक एलोपैथिक डॉक्टर के मुकाबले आप उस डोमेन के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस बनाते हैं, विच इंस्टेंटली गिव्स यू रिजल्ट। हम्म, जी। ठीक है मैम। हम्म। तो इसको करेंगे, इसको रात को करेंगे आप अच्छी तरीके से। कोई क्वेश्चन? तो मुझे और थोड़ा अच्छे से जानना है कि आप जो बोल रहे थे कि होल्डिंग द पॉइजन इन द थ्रोट सो दैट इट विल नॉट स्प्रेड टू द हेड और मतलब द टेल पार्ट। शिव जी को विष के साथ में ही धारण करेंगे ना, उनके शरीर में से विष निकाल के बाहर थोड़ी कर देंगे। हम्म हम्म तो मैं, शिव जी ने पूरे समुद्र मंथन में जब आइडेंटिफाई करा कि ये विष हम्म कौन ग्रहण करेगा, तो सबने कहा भाई सबसे देवों के देव महादेव आप ही तो हो, आप ही ग्रहण करोगे। अ लीडर हैज टू एब्जॉर्ब। तो विष हम्म किसके हिस्से में आया? विष्णु जी के। लक्ष्मी किसके हिस्से में आई? विष्णु जी के। और ब्रह्मा जी का कहानी में कोई काम ही नहीं दिख रहा। तो ऐसे करके हमारे यहाँ एम्बिगिटीज है। आप एक बार जो है कोशिश करके देखना कि जी मैं आपका विश क्लीन करने की कोशिश करूं, अगर आप अलाउ करो तो हो सकता है शिव जी इस बात से खुश हो जाएंगे, अरे कोई तो ऐसा आया जो मेरे विश की चिंता कर रहा है। तो करके हाँ, देख लेकिन लीजिएगा। मुझे बॉडी सिस्टम में मतलब कैसे कोरिलेट, मतलब मुझे कोरिलेशन नहीं पता चल रहा है। जैसे आप बोले कि शिव शक्ति सेल्यूलर रिप्रोडक्शन एंड द एनर्जी टू डू सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, वो पता चल, लेकिन होल्डिंग वो कहाँ पे, मतलब बॉडी पे मुझे वो कोरिलेशन नहीं पता चल रहा क्या चीज नहीं समझा मैं? है। मतलब जो होल्डिंग द पॉइजन, हाउ टू मतलब इंटरप्रेट इट इन देन द बॉडी। भाई ये तो बड़ा आसान है, आप जो है शिव जी का ध्यान करो पहले। पूरी यूनिवर्स में एक पार्ट तो शिव जी और शक्ति है ना। हम्म उस शिव शक्ति को इमेजिन करो एक साथ कि भाई वो कहीं पर बैठे हैं शिव शक्ति, और शिव जी के गले में पूरा पॉइजन वो होल्ड कर रखा है। तो आप बोलो कि मैं आपको क्लीन करने के तौर पे कोशिश कर रही हूँ, तो क्या इफेक्ट हो रहा है मुझे बताइए। पूछ के ही देखो ना आप। हो सकता है क्लीन आपका कैसे मतलब करना, क्लीन क्लीन कैसे के करना, लिए मतलब क्या। ये जो बीज मंत्र आपके सामने रखे हैं, इनकी हम्म एनर्जी लिफ्ट करिए और इससे क्लीन करके देखिए। अब ये तो तौर्या त्रिक के महालक्ष्मी के बीज मंत्र है, हम्म ये कोई छोटी हम्म, मोटी चीज तो है नहीं। जी। पर हम्म उसमें डायलॉग इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात ये कि हम्म जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है केवल उतना विष वहां पे रहे, बाकी मैं सब क्लीन करके एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, अगर उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो सारे ह्यूमंस पे पड़ेगा। जी। ऐसे करके आपको छोटी छोटी चीजें सोचनी चाहिए।
और करके देखिए, बाकी हम शाम को, अभी तो लिम्फेटिक हम्म सिस्टम कुछ टाइम पक्का करेंगे अच्छी तरह। मुझे भी ये पता ही नहीं था, मतलब टू मी इट इज लाइक कि भाई आरती के स्प्लीन में, मतलब वो लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम हुई, तो भी मेरा ध्यान उस बात पे नहीं गया था। बट मैं संजीवनी विद्या को बेस लेकर चल रहा था। अब वो संजीवनी विद्या का एक नया स्वरूप आज प्रकट हुआ मेरे सामने, कि मैं उस संजीवनी विद्या के जो बीज मंत्र हैं, उन सब में ये श्रौ की मात्रा जो है इसको ऐड करके देखूं कि क्या फर्क पड़ता है। तो उसको आज करके देख लूंगा मैं, थोड़ी देर में शेयर भी कर दूंगा उसका रिजल्ट ग्रुप में। बट आप जो है जी। ये एक मेंटल एक्सरसाइज करके देखिएगा, क्या शिव जी हम्म बोलते हैं पता भी चल जाएगा इस बहाने। जी। ठीक है जी। ओके। चलिए, हमारी चिन्नी मैम आ गई।